हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता यानी सिटीजनशिप को डिटेल से कवर करेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नागरिकता को डिटेल से पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि भैया आखिरकार नागरिकता का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, नागरिकता जो है वो किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो किसी विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते। जैसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट अगर किसी व्यक्तियों को मिल रहा है, जैसे वोट डालने की स्वतंत्रता, ठीक है, संवैधानिक पदों पर नियुक्त होने की स्वतंत्रता अगर किसी व्यक्ति को मिल रही है तो समझ लो कि वह उस देश का नागरिक है। मतलब एक ऐसी स्थिति जिससे उस नागरिक को वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि किसी विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हो सकते। दोस्तों, नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में किया गया है। अगर आपको यह याद नहीं होता कि भैया नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है, ठीक है, तो आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये जो 2 है ना, वो बिल्कुल नाग जैसा साइन हो रहा है ना। 2 कैसा लग रहा है? बिल्कुल नाग जैसा। तो भाग 2 में नागरिकता का ही उल्लेख है, ठीक है। 2 कैसा लग रहा है? नाग जैसा, यानी नागरिकता का उल्लेख किसमें है? भाग 2 में। दोस्तों, नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है और नागरिकता जो है वो 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। इन 5 तरीकों को मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा सा हम जान लेते हैं। 5 तरीके कौन कौन से हैं? जन्म के आधार पर नागरिकता, जैसे हमारे दादा परदादा है ना, उनको जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दी गई है। अगला है वंश के माध्यम से नागरिकता, जैसे हम जो है हमारे दादा परदादाओं का वंश है, ठीक है, उनका वंशज है, तो हमें जो नागरिकता मिलती है वो वंश के आधार पर प्राप्त होती है। इसके बाद है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता। अगर कोई व्यक्ति जो है लगातार 7 वर्षों तक भारत में रहता है, संविधान के प्रति निष्ठा रखता है, भारत में किसी महिला या पुरुष से विवाह कर लेता है तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसको नागरिकता दी जा सकती है। इसके बाद है देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता। दोस्तों, इसके तहत अगर किसी व्यक्तियों को भारत के 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा में अच्छी पकड़ हो, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में अगर वो पारंगत हो और लगभग 10 वर्षों तक वो भारत में रहे तो उसको देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दी जा सकती है। और इसके बाद आता है दोस्तों क्षेत्र के समावेशन से नागरिकता। जैसे भारत ने सिक्किम को शामिल किया था तो सिक्किम के जितने लोग हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि भारत जो है पाकिस्तान पर अपना अधिकार कर लेता है तो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो 5 तरीके ऐसे हैं जिनके माध्यम से नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अगर आपको ये याद नहीं होते हैं तो मैं आपको ट्रिक से याद करवाता हूं। देखिए दोस्तों, इनको याद करने के लिए आप एक छोटा सा सेंटेंस याद रख सकते हैं। जा प्रभुदेवा, एक प्रभुदेवा है, ठीक है, ये अच्छे डांसर हैं भारत के, तो इनसे कोई कह रहा है कि जा प्रभुदेवा। तो जा से हो गया दोस्तों जन्म के आधार पर नागरिकता, प्रा से हो गया दोस्तों पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, भू से हो गया दोस्तों भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता, दे से हो गया देशीयकरण के आधार पर नागरिकता और बा से हो गया वंश के आधार पर नागरिकता। देखिए, नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके हैं और अगर 5 तरीके याद नहीं होते हैं तो आप छोटी सी ट्रिक को माइंड में रखिए, जा प्रभुदेवा, इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करने वाले हैं कि नागरिकता का उल्लेख कौन कौन से अनुच्छेदों में किया गया है। दोस्तों, नागरिकता का जो प्रावधान है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है। इन अनुच्छेदों को मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। इस वीडियो के बाद आपको नागरिकता वाले टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 5 की। ये क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। संविधान का प्रारंभ कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो उस दौरान से कौन कौन व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 में कहा गया है कि इन 3 शर्तों में से किसी एक शर्त का पालन अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो वह भारत का नागरिक होगा।
पहली शर्त है कि व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। अगर व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका संबंध तो भारत से था, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए उनको विदेशों में जाना पड़ा, जैसे जर्मनी, कनाडा और फ्रांस। कहीं कहीं अंग्रेजों ने सेना में नियुक्त करके उनको विदेशों में भेज दिया, ठीक है, उन पर दबाव डाल दिया और विदेशों में भेज दिया। अब जब ये विदेशों में गए तो वहां पर इनके बच्चों का जन्म हो गया। अब प्रश्न उठा, क्या उनके बच्चों को भारत का नागरिक माना जाएगा? इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 5 में दूसरी शर्त जोड़ी गई, जिसमें यह कहा गया कि वह व्यक्ति जो भारत में पैदा ना हुआ हो परंतु उसके माता पिता में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो, उसको हम भारत का नागरिक मानेंगे। ठीक है, अब आपको दूसरी शर्त भी समझ आ गई। इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ना तो जन्म भारत में हुआ और ना ही उनके माता पिता में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ, लेकिन वह व्यक्ति भारत में रह रहा था, लंबे समय से भारतीय संस्कृति में ढलने लगा था, तो क्या उसको भगा दिया जाएगा? नहीं, उसको भी हम नागरिकता देंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आर्टिकल 5 में तीसरी शर्त जोड़ी गई, जिसमें यह कहा गया कि वह व्यक्ति जिसका जन्म ना तो भारत में हुआ हो और जिसके माता या पिता में से किसी का भी जन्म भारत में नहीं हुआ हो, अगर ऐसा बंदा है और वो संविधान लागू होने से ठीक 5 वर्ष पहले तक भारत में मामूली तौर पर रह रहा हो, तो उसको भी नागरिकता हम दे सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको तीनों शर्तें अच्छे से समझ आ गई होगी। पहली तो ये थी कि व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हुआ हो तो नागरिक मान लिया जाएगा। दूसरी ये थी कि अगर जन्म भारत में ना हुआ हो, विदेश में हुआ हो, लेकिन उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो उसको नागरिक मान लिया जाएगा। तीसरी ये थी कि अगर दोनों शर्तों का पालन ना हो रहा हो, लेकिन बंदा जो है संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, तो उसको भी भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 6 की, जिसमें पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में कहा गया है। देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ तो भारत से कई लोग पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से कई लोग भारत आ गए। अब दोस्तों जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे ना, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, उनकी नागरिकता के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 6 में। दोस्तों जब ये लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी संविधान सभा ने एक परमिट इशू किया 19 जुलाई 1948 को, जिसमें ये कहा गया कि भैया 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई बंदा पाकिस्तान से भारत आ जाता है तो वो सीधे तौर पर भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद में अगर कोई भारत आता है तो उसको एक परमिट लेना होगा और 6 महीने तक उसको इंतजार करना होगा, इसके बाद उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। 19 जुलाई की डेट क्यों निश्चित की गई? क्योंकि इसी दिन परमिट इशू किया गया था। ठीक है, तो यहां पर आपको ये समझ आ गया। हालांकि आर्टिकल 6 और 7 का वर्तमान समय में इतना महत्व नहीं है, क्योंकि उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इनको बनाया गया था। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों आर्टिकल 7 की, जिसमें भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। देखिए, जब भारत का विभाजन हुआ तो कई लोगों को ऐसा लगा कि क्यों ना हम पाकिस्तान ही शिफ्ट हो जाएं, वहीं पर अपना काम धंधा देखेंगे, वहीं दुकानें डालेंगे। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान में शिफ्ट हुए उनके साथ अत्याचार होने लगा, फिर उनको लगा कि यार अपने देश चलते हैं, हम तो भारत वापस जाएंगे। तो उनकी नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 7 में। इसमें कहा गया है कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई बंदा पाकिस्तान गया हो लेकिन उसका मन ना लगा हो और वापस भारत आ जाए तो हम उसको भी नागरिकता दे देंगे, लेकिन इसके लिए उसको एक फॉर्म भरना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और 6 महीने तक उसको भारत में रहना होगा। उसकी नागरिकता पर कोई रोक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस डेट के बाद में यानी 1 मार्च 1947 के बाद में पाकिस्तान जाता है, फिर अपने वतन लौटना चाहता है, भारत लौटना चाहता है, तो उसको भी हम नागरिकता दे देंगे। ठीक है, तो भैया भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 7 में। और पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 6 में। 6 और 7 का अभी वर्तमान समय में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न भी इतने नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि यह जो अनुच्छेद हैं वो उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 8 की। इसमें क्या कहा गया है? भारत के बाहर रह रहा कोई बच्चा
भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भारत के नागरिक हो। ये प्रावधान किया गया है राजदूतों के लिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भारत का है, वो बिजनेस के सिलसिले में भारत से बाहर चला गया है और उसके बच्चे का जन्म भारत के बाहर होता है तो उसको हम नागरिकता देंगे। इसका प्रावधान है आर्टिकल 8 में कि भैया अगर कोई बच्चा भारत के बाहर जन्मा हो लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी भारत का नागरिक हो तो उस बच्चे को हम नागरिकता देंगे। ठीक है, अब बात करें आर्टिकल 9 की। इसमें क्या है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब नो मतलब नहीं। ठीक है, नो मतलब आप नहीं रहोगे। आप अगर किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 10, जो कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई व्यक्ति अन्यथा कार्य न करे। अन्यथा कार्य का मतलब है देश विरोधी कार्य। अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य नहीं करता है तो उसकी नागरिकता को कोई भी नहीं छीन सकता, उसकी नागरिकता हमेशा ही बनी रहेगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 11, जो कि कहता है कि नागरिकता पर किसी भी प्रकार की विधि निर्माण का अधिकार संसद को होगा। यानी नागरिकता के संबंध में कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। इसका उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 11 में। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों संसद ने सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 को बनाया था। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 जिसमें कई बार संशोधन हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि नागरिकता का आखिरकार समापन कैसे होता है। दोस्तों नागरिकता को समाप्त करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है त्याग। देखिए अगर किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है तो उसको भारत की नागरिकता को त्यागना होगा। दूसरा तरीका है बर्खास्त करना। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है और पाकिस्तान उसमें जीत जाता है, हालांकि पाकिस्तान जीतेगा नहीं, लेकिन अगर जीत जाता है और कोई भारतीय नागरिक पाकिस्तान की जय जयकार करता है, उसका समर्थन करता है, तो उसको उसकी नागरिकता से बर्खास्त किया जा सकता है। इसी तरह से हमारे किसी शत्रु देश से युद्ध हो रहा है और कोई व्यक्ति जो है भारत का नागरिक है और भारत की सूचनाएं हमारे शत्रु देश को यानी पाकिस्तान या चाइना को पहुंचा रहा है, तो अगर भारत सरकार को पता चल जाता है तो उसको भी उसकी नागरिकता से बर्खास्त किया जा सकता है। बोल सकते हैं कि भैया अब तुम भारत के नागरिक नहीं हो। अगला है वंचित करना। मान लीजिए किसी ने देशीकरण के माध्यम से नागरिकता ग्रहण की हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता ग्रहण की हो और भारत सरकार के समक्ष में गलत डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हों और बाद में भारत सरकार को पता चल जाता है कि इसने गलत तरीके से नागरिकता को ग्रहण किया है, तो उसको उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करें। थैंक यू।